वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों? एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर, टकाटक। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम फर्स्ट क्लास, है ना, झकास। चलो करें, स्टार्ट करें। मैंने आपके लिए, है ना, पहले से सारे प्रॉब्लम लिख के रख दिए ताकि पता है आपका समय वेस्ट ना हो। इसी के लिए आज का लेक्चर शायद थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, तो दोस्तों थोड़ा सा झेल लेना। ठीक है, अब करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो का वही। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था? परम्यूटेशन में सिर्फ परम्यूटेशन के प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन में सिर्फ कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम, है ना। ऐसा थोड़ा सा कहीं तो भी स्पेसिफिक चल रहा था, लेकिन आज के लेक्चर में थोड़ा सा मिक्स रहेगा, है ना। तो यहां और ज्यादा हमें अलर्ट होना पड़ेगा, ज्यादा अलर्ट इसके लिए कि प्रॉब्लम में ध्यान देंगे कि उसका मीनिंग अरेंजमेंट निकल रहा है ना, तो बराबर परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। अगर उसके मीनिंग में सिलेक्शन है, ग्रुपिंग है ना, वो बराबर समझ जाएंगे और फिर वहां कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। ये सारी चीजों का भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना दोस्तों। चलो, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, है ना। तो मैं ये सॉल्यूशन लिख लेता हूं और पढ़ते पढ़ते ही इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करने की कोशिश करता हूं। देयर आर 3 ब्लू बॉल्स, यानी 1 2 3, 4 रेड बॉल्स, 1 2 3 4, एंड 5 ग्रीन बॉल्स, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन तैयार है ना। क्या बोला हुआ है? 3 ब्लू बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे अरेंज इन अ रो? बताए कितने अलग अलग वेज से, तरीकों से वो अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल अरेंजमेंट जो है ना, टोटल अरेंजमेंट 3, है ना। टोटल अरेंजमेंट जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 12, कुल मिला के 12 बॉल है। अब आप ही बताएं मुझे, है ना, नंबर ऑफ वेज। अगर 12 बॉल को अरेंज करने का है 12 प्लेसेस पे, तो कितने तरीकों से अरेंज करेंगे? 12p12, यानी के 12 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें से जो सेम है ना, जैसा कि 3a सेम रहते थे तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल करते थे, वैसे ही ये 3 बॉल सेम कलर के बिल्कुल एक जैसे है तो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 4 बॉल एक जैसे तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और ये 5 ग्रीन बॉल एक जैसे तो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं निकाल लेता हूं, मैं कहां का क्वेश्चन लिया था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कैलकुलेटर ढूंढ लेता हूं। 12 फैक्टोरियल थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। 12 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे भी कैसे निकालेंगे? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू, है ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, मैं लिख लेता हूं पूरा ऐसा, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 6, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24, और 5 फैक्टोरियल यानी कि ये मैं 5 फैक्टोरियल ही रखता हूं ना, ताकि मैं आसानी से इसको कैंसिल कर सकूं। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 6
और ये 6 कैंसल, ठीक है, ये 6 और ये 6 कैंसल, ठीक है। अब क्या बचा है, अब बचा हुआ है 12 इंटू 2 यानी कि 24 और 2 इंटू 4 यानी कि 8। अब इसका पूरा आंसर हम फाइनली निकालेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7, तो पूरा आंसर आएगा हमारा 27,720। समझ में आया दोस्तों? आसान क्वेश्चन था, बहुत कुछ जबरदस्त ऐसी बात इसमें थी नहीं, आसान है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, लेकिन है ना थोड़ा सा अलग। 3 ब्लू 4 रेड, अभी तक अगर ये बोलता था 3A 4B एंड 5C, उसको आप लोग बहुत आसानी से कर लेते थे। इससे भी ये ABC ना लेते हुए इसने बॉल्स लिया है। खैर आपके लिए कोई खास बात ही नहीं, आप तो एकदम अंगार हो, आपके सामने ये क्या लगा के रखे। एनीवे, ये खत्म हो गया हमारा 108 नंबर का प्रॉब्लम खास आपके लिए। अब देखते हैं 109 नंबर का प्रॉब्लम क्या बोला हुआ है इसमें। अ कस्टमर फॉरगेट्स 4 डिजिट कोड फॉर एन ATM। एक एटीएम का उसका पिन रहता है ना, हमारा एटीएम का पिन 4 डिजिट का, वो कमबख्त था मेरे जैसा, भूल गया। अच्छा हो गया, भूलना ही चाहिए, है ना। समय की नजाकत को देखते हुए कभी कभार थोड़ा बहुत भूलना भी जरूरी है ना। देखो लोग भूलते नहीं, छोटे मोटे चीजों का बहुत टेंशन ले लेते, तो देखा नहीं अपने सुशांत भाई, है ना, बिना फालतू में। खैर छोड़ो, चलते रहता, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना। एक कस्टमर है, वो भूल गया है 4 डिजिट का कोड एटीएम के अंदर, हाउएवर लेकिन उससे वो डिजिट्स याद रह गए कि वो पिन में उसने जो डिजिट यूज किए थे वो थे 3 5 6 9, वो उसे एकदम अच्छे से याद रह गए, है ना। लेकिन इसका ऑर्डर वो भूल गया, है ना। फाइंड लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल टू ऑब्टेन नेसेसरी कोड। बताए कितने अलग अलग तरीकों से हम कोशिश करके, है ना, कितने चांस लगेंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने चांस लगेंगे जिसमें हम उस कोड को ढूंढ सके। हम पहले अरेंज करके देखेंगे। नंबर 1 3 5 6 9 आया क्या कोड? नहीं आया एटीएम में। फिर नंबर 2 है ना 5 3 6 9 आया क्या कोड? नहीं आया, है ना। फिर तीसरा, है ना, फिर तीसरे में हम लोग 3 5 9 6, फिर 6 9 एंड सो ऑन, ऐसे सारे अरेंजमेंट निकालेंगे और फिर हम वहां से डिसाइड करेंगे कि टोटल कितने चांस में, है ना, ज्यादा से ज्यादा कितने चांस लगेंगे जिसमें हमें वो कोड मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला हुआ था? अरे बोलो ना हाँ या ना। मैंने आपको इसके प्रीवियस लेक्चर में इतने बार बोल चुका हूं कि आपको हाँ या ना बोलना है, मैं सुन रहा हूं, है ना। अब ये इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो कैसी बात है, बात ऐसी है इसमें कि कुल मिला के डिजिट्स कितने हैं? 3 5 6 9, कुल मिला के 4 डिजिट है। कुल मिला के हमको जो कोड लाना है कितने प्लेसेस पे? 4 प्लेसेस पे, है ना। 1 2 4 बार डाल के देखेंगे ना, तो 3 5 6 9। तो अब आप ही बताओ नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वेज कुछ बोला हुआ नहीं है, तो हमारा प्री अजम्पशन रहेगा कि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। 4 नंबर है, 4 प्लेसेस है, 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी अल्टीमेट आंसर 24 वेज भाई और बहनों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम रापचिक क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन, झकास क्वेश्चन, है ना, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन। ये भी आसान है, इसमें भी कोई खास बात नहीं है। डायग्राम्स में मैं चेक कर लेता हूं कि कहीं पिक्चर्स में कॉइन तो नहीं है। नहीं होगे कॉइन, छोड़ो, है ना। आप कहते हो तो मैं नेट से ढूंढ के
जाने दो ना, हम बना लेंगे, कोई खास बात नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन टू 10 पैसे, मैं ये कॉइन्स बना देता हूं, इसी में से शेप ले लेता हूं, है ना। इसी में से हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग, है ना, पिक्चर्स नहीं, पिक्चर्स नहीं, हमें लेने का है एनिमेशन, नहीं, इंटरएक्टिव, नहीं, इंटरएक्टिव शेप्स, शेप्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक, इसको छोटा हो रहे तू, दूसरा भी ले लेते, दो, तू चले जा, अब हमारा काम यहीं पे हो जाएगा। दो, 210 पैसे, ठीक है। और इसी को हम कर देते हैं 210 पैसे, 2 यानी ये दो, इसको मूव कर दो, इसको मूव कर दो, इसको मूव कर दो, है ना। ये 2 2 4 2 6, हाँ चलो दोस्तों, थोड़ा समय लग गया लेकिन ठीक है, अच्छे से हम समझ सकेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या बोला हुआ है हमें कि इसमें से 2 कॉइन 10 पैसे के हैं, 2 कॉइन 25 पैसे के हैं और 2 कॉइन 50 पैसे के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर कट बोला हुआ है कि 2 10 पैसे के कॉइन हैं, 2 25 पैसे के कॉइन हैं और 2 50 पैसे के। अच्छा और 2 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें और शेप लेना पड़ेगा, है ना। इसमें और बोला हुआ है तो मुझे और शेप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करके मैचअप करके इसमें से, और थोड़ा सा समय आपका लूंगा दोस्तों, माफी चाहता हूं। लेकिन अब चीजें क्या है, ऐसा रहा तो समझने में मजा भी कुछ और ही आता है ना। तो इसमें ₹1 के भी है ना, ₹1 और ये ₹1, ऐसे कुल मिला के, है ना, कुल मिला के हमारे पास में 8 कॉइन है, 2 2 4 2 6 और 2 8। क्वेश्चन में भी बोला 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं पहले 10 के 2 कॉइन दूं, 25 पैसे के 2 कॉइन दूं, फिर 50 पैसे के और फिर एक रुपए के, ऐसे वैसे मैं पैसे दूं। या दूसरा तरीका, मैं पहले 10 पैसे का कॉइन दूंगा, फिर 25 पैसे का कॉइन दूंगा, फिर 10 पैसे का, फिर 25 पैसे का, फिर 50 पैसे। समझ में आ रहा है, ये सेकंड अरेंजमेंट। थर्ड अरेंजमेंट, मैं पहले 1 रुपए का कॉइन दूंगा, फिर वापस 1 रुपए का कॉइन दूंगा, फिर 50 पैसे का, फिर और 50 पैसे का, यानी ये तीसरा अरेंजमेंट। ऐसे सारे के सारे अरेंजमेंट हमें निकालने का है ना। तो सेम सर, ये तो वही बात हो गई ना कि ये इतने अलग अलग कॉइन्स है और इतने ही प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेसेस पे 8 कॉइन, कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे सर? सिंपल है सर, नंबर ऑफ वेज, है ना। 8 कॉइन 8 प्लेसेस पे 8p8 यानी 8 फैक्टोरियल वेज से रहेंगे। लेकिन सर इसमें ये जो 10 और ये 10 का कॉइन है ना, बिल्कुल सिमिलर है सर, और सिमिलर कॉइन है, इसी के वजह से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, है ना। मैं यहां 2 फैक्टोरियल इस कलर से ना लेते हुए बराबर ब्लू कलर से ही लेता हूं ना, ताकि ध्यान में आ जावे, है ना। ये 2 कॉइन भी सेम है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये 2 कॉइन भी सेम है, डिवाइडेड बाय, है ना,
2 फैक्टोरियल, और ये दो कॉइन भी सेम है तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अल्टीमेटली आप ही मुझे बताएं आंसर क्या आएगा, है ना। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 4। 8 इंटू 7 फैक्टोरियल नहीं करता हूं मैं इसमें और सॉल्व करता हूं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा करता हूं। और ये कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 2 2 यानी कि ये हो गया 8 और ये 8 कैंसल, और 2 इंटू 3 यानी कि 6। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ रहा है 5 फैक्टोरियल यानी कि 120, है ना, इंटू 3 इंटू 7 यानी कि पूरा आंसर हमारा जो आ रहा है ना, पूरा आंसर हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 2520। 2520 हेच आहे आमचं उत्तर। कबूतर। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, हाँ या ना बोलो ना, है ना। ये हमने अगला क्वेश्चन भी कर लिया है खास आपके लिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 110 के बाद में 111, है ना। देखो क्या बोला हुआ है दोस्तों, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो बात करते हैं वो कुछ ऐसी है। कैसी है, ऐसी। नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिफरेंट बीड्स कैन बी अरेंज टू फॉर्म अ नेकलेस। है ना सर, ये क्वेश्चन हमारे ध्यान में आ गया है सर। नेकलेस, लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट, राइट हैंड अरेंजमेंट, दोनों के दोनों सेम हैं, और ऐसे केस में सर सिचुएशन गंभीर है। मैं समझता हूं दोस्तों, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, और आप एकदम सही सोच रहे हो, है ना। इसी बात के वजह से तो मुझे आपके ऊपर, है ना, प्राउड फील होता है। क्या मेरे स्टूडेंट हैं, मैं कौन से स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, पता है आपके चक्कर में मेरी इज्जत टाइट होती है ना। बाकायदा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब बोलता हूं कि मैं सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, है ना, तो कॉलर तो थोड़ी टाइट होती ही है। एनीवे दोस्तों, चलो देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ वेज इन विच 6 डिफरेंट बीड्स, 6 डिफरेंट बीड्स को अरेंज करने का है ना। ये 6 डिफरेंट बीड्स जिसमें लेफ्ट हैंड अरेंजमेंट और राइट हैंड अरेंजमेंट सेम रहेगा, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, फार्मूला क्या है, n डिफरेंट बीट्स को अरेंज कर रहे हैं तो 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब आप ही बताओ, 1/2 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, 6-1 फैक्टोरियल। अरे हाँ या ना, जी हाँ सर, यानी कि 1/2 ये 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी 120, अल्टीमेटली 60 वेज। अल्टीमेट जो आंसर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, 60 वेज। ध्यान में आ रहा है क्या मित्रों, ठीक है। ये हमारा बहुत जबरदस्त वाला क्वेश्चन हुआ है। इनफैक्ट सर ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन वो फार्मूला पता रहना चाहिए, है ना, वो ध्यान में आ जाना चाहिए कंसेप्ट, और वो हमने बहुत अच्छे से पहले देख चुके थे। अब अगला क्वेश्चन खास आप ही के लिए दोस्तों, है ना। मैं बिल्कुल सर झुका के हाजिर हूं आपके सामने, आप जब पुकारो तैयार रहता हूं, है ना। आपके मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर ये क्वेश्चन में दिक्कत है ना। मेरा बैठ के सारे हुए नहीं अभी, यानी वो मैसेजेस देख के मुझे बराबर रिप्लाई देने हैं, क्योंकि मैं देख भी लेता हूं व्हाट्सएप पे, लेकिन उस वक्त वो बुक या नोट्स रहती नहीं, तो कौन से नंबर पे कौन सा प्रॉब्लम है मुझे ध्यान नहीं रहता, है ना। तो एक आधे बार अच्छे से ये लेके बैठूंगा इसकी शीट, और फटाफट सारे सब लोगों के जवाब दे दूंगा मैं, है ना। आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल हर एक का हर एक जवाब पूरा फुलफिल हो जाएगा। यू नीड नॉट टू वरी।
112 नंबर का क्वेश्चन मित्रों, देखो क्या बोलता है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ वर्ड पेंसिल, है ना, ये पेंसिल इस वर्ड के लेटर को अरेंज करने का है, अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, सो दैट, बहुत गंभीर बात बोली हुई है ना, अलर्ट हो जाना इस क्वेश्चन में। यहां आप पक्का गलती करोगे, अगर आप खुद सॉल्व करोगे तो पक्का गलती करोगे, और एक छोटी सी गलती होगी, उसी को तो आपको यहां पे समझने का है। गलती क्या होगी देखो, यही जो कंडीशन है, सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन है ना हमेशा ई के बाद में ही रहेगा, ई एन ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या इसका मतलब, है ना। नॉर्मल केस में अरेंजमेंट में हमको बोला हुआ है कि एन और ई साथ में आएगा, तो इसका मतलब ई और एन भी आ सकता है और एन और ई भी आ सकता है। ये नॉर्मल केस का मतलब रहता है। जब हम लोगों को बोलते कि दो पर्टिकुलर अल्फाबेट, दो पर्टिकुलर चीजें साथ में ही आने वाली है, तो हम उसके दो अरेंजमेंट कंसीडर करते हैं। उसको एक यूनिट तो मान ही लेते, लेकिन हम उसको दो, है ना, अरेंजमेंट में कवर करते हैं एक यूनिट मानने के बावजूद। याद आ रहा है क्या, ध्यान में आ रहा है ना। लेकिन यहां क्या बोला हुआ है, यहां ये नहीं बोला कि ई और एन साथ में आ रहा है। तनिक अच्छे से पढ़ लेना क्वेश्चन, यहां बोला हुआ है, पॉज करके पढ़ लेना। यहां बोला हुआ है कि ई एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा ई के बाद में आएगा, ये बात बोली हुई है ना। और वही एकदम झकास है। मैं सारे के सारे अल्फाबेट यहां लिख लेता हूं। क्या है, पी ई एन सी आई एल, इसमें बोला हुआ है कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, हमेशा। देखो क्या बोला हुआ है, हमेशा ये जो एन है वो ई के बाद में ही आएगा, ये कोई भी प्लेस पे आएगा, लेकिन है ना ये ई के इमीडिएट बाद में एन ही रहेगा हमेशा, कोई भी, है ना। ई एन पी सी आई एल ऐसा भी अरेंजमेंट रह सकता है ना, या देखो ई एन पी सी आई एल ऐसा ये अरेंजमेंट हो गया, या पी सी ई एन आई एल ऐसा भी, कहीं पे भी ये ई एन कहीं पे भी रहेगा, लेकिन एन बाद में रहेगा और ई पहले रहेगा। ठीक है, यानी एन और ई कभी नहीं आ सकते, दोनों साथ में तो रहेंगे, है ना, बिल्कुल साथ में रहेंगे अरेंजमेंट में, और उसमें भी एन बाद में रहेगा और ई पहले रहेगा, है ना। तो अब आप ही बताओ, नंबर ऑफ वेज, है ना, कैसे करेंगे हम लोग अरेंजमेंट, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेज। ई और एन को हम लोग बोल देते हैं एक यूनिट, है ना। ई और एन ये हो गया है एक यूनिट, 1 2 3 4 5। अब बताए दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 अल्फाबेट 5 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 5p, 5 यानी के 5 फैक्टोरियल। एंड जनरली हम लोग क्या करते रहते हैं, एंड ई और एन ये दो अल्फाबेट है और ये आपस में अरेंज होंगे दो तरीके से, यानी कि 2p2 यानी 2 फैक्टोरियल, ऐसा हम जनरली करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऐसा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। समझ में आया क्या दोस्तों, मैंने क्या बोला हुआ है, हां या ना? हां सर, समझ में आ गया। और यही तो मैं चाहता था, अंगार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है ना। और ऐसे क्वेश्चन पे आप लोगों का कंसंट्रेशन पूरी तरह से, है ना, एक्सपेक्टेड है। 5 फैक्टोरियल यानी कि अल्टीमेट आंसर रहेगा 120 वेज हेज आमचो उत्तर। समझ में आया ना दोस्तों, आप ही बताए हां या ना। हां सर, समझ में आ गया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उम्दा क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सर, अभी तक हमेशा हमने जो क्वेश्चन देखे ना कॉम्बिनेशन के, एक साथ में देखे थे सर,
और परम्यूटेशन के एक साथ में। यहां ये क्वेश्चन आप ही को आइडेंटिफाई करने का है कि कॉम्बिनेशन का है या परम्यूटेशन का। थोड़ा अलर्ट होके समझना है ना, पढ़ना थोड़ा सा अलर्ट होके। क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 11 मेंबर्स। मैनेजमेंट में 11 मेंबर्स है, ऑफ विच 5 आर परमानेंट एंड रिमेनिंग 6 आर टेम्पररी। मैनेजमेंट में 11 लोग हैं और ये जो 11 लोग हैं इनमें से 5 परमानेंट है ना, एंड रिमेनिंग 6 आर टेम्पररी, है ना। 6 जो है वो टेम्पररी है। एक रिजोल्यूशन डिक्लेयर्ड किया टू बी पास्ड बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने सोचा कि रिजोल्यूशन पास करे। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजोल्यूशन? आपने तो एसपी में काफी पढ़ा होगा, आप तो ब्रिलियंट बच्चे हो, है ना। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं समझा देता हूं। रिजोल्यूशन यानी जब भी हमको कोई डिसीजन लेने का है तो वहां हम एक रिजोल्यूशन पास करते, डिसीजन पास करते, है ना, और हर एक का वोट लेते और इसके मिनट बुक में लिख के रखते कि हमने ये जो डिसीजन लिया था, इसने हाँ बोला, इसने ना बोला, हमने क्या क्या हमने चर्चा किया और फाइनल कंक्लूजन क्या है ना। तो इसी को हम लोग ये सब ऐसा करके ये प्रोसीजर से हम जो डिसीजन लेते हैं उसी को हम लोग बोल रहे हैं रिजोल्यूशन। ये मैं बहुत टेक्निकली नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं समझा रहा हूं एक जनरल कॉमन सेंस में, ताकि हम लोगों को ऐसी चीजें समझ में आ जावे। अब वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में 11 लोग हैं, 5 परमानेंट है ना, और बचे हुए 6 टेम्पररी है। रिजोल्यूशन पास करने का है मैनेजमेंट को, है ना, और जब भी मैनेजमेंट को रिजोल्यूशन पास करने का है तो उसको कम से कम, है ना, 7 वोट लेना अनिवार्य है ना। क्लियर कट क्वेश्चन में बोला हुआ है रिजोल्यूशन इज डिक्लेयर्ड टू बी पास्ड बाय मैनेजमेंट इफ इट रिसीव एट लीस्ट 7 वोट। उसको 7 वोट जब मिलेंगे तब ही वो रिजोल्यूशन कंप्लीट हुआ, नहीं तो नहीं। और खास बात देखो, 7 वोट नहीं, 7 के अंदर वो जो 5 परमानेंट थे ना वो भी चाहिए, और टेम्पररी में से जितने भी थे उसमें से 2 चाहिए। कुछ ध्यान में आ रहा क्या, है ना। 11 मेंबर में से 5 परमानेंट है और बचे हुए टेम्पररी है, तो 5 परमानेंट वो रिजोल्यूशन तभी पास होगा, डिसीजन तभी लिया जाएगा जब 5 परमानेंट लोग एग्री हो जावे और जो टेम्पररी है उनमें से भी 2 लोग एग्री हो जावे। ऐसे 7 लोग जब एग्री हो गए तभी हम डिसीजन लेंगे, तभी हम रिजोल्यूशन पास करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये एक जनरल बात है। नहीं तो कुछ लोग मेरे को बोलेंगे ऐसा थोड़ी होते रहता सर, ऐसे से कोई डिसीजन कैसे लेंगे। अरे भाई वो हमारा डिस्कशन ही नहीं है, हमको सिर्फ नंबर ऑफ वेज निकालना है, ठीक है। तो 7 लोगों की मेजॉरिटी लगेंगी, 5 परमानेंट और 2 टेम्पररी, है ना। फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच रिजोल्यूशन कैन बी पास। बताए कितने अलग अलग वेज से रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, है ना। ये इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा पेपर पे लेके आ जाता हूं, एक पॉसिबल तरीके में लेके आ जाता हूं। मुझे बताओ, कुल मिला के 11 मेंबर है, कुल मिला के 11 मेंबर है। ये 11 में, है ना, ये 11 में कुछ टेम्पररी है और कुछ परमानेंट है। पहले परमानेंट को लिखना चाहिए सर, जो आपकी आज्ञा, है ना, मैं नतमस्तक हूं आपके सामने। परमानेंट और टेम्पररी इसमें, है ना, परमानेंट में देखो 5 परमानेंट है और 6 टेम्पररी है, ऐसे 11 हो गए। ओके ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा। रिजोल्यूशन कब पास होगा? 7 वोट जब मिलेंगे तभी, ठीक है। 7 में से ये 5 परमानेंट है तो ये पूरे के पूरे चाहिए क्या? जी हां सर, ये पूरे के पूरे चाहिए। और भी कुछ चाहिए क्या, है ना? 5 तो चाहिए एंड और चाहिए सर 2 चाहिए, तब रिजोल्यूशन पास होगा, है ना। और 2 भी लगेंगे
तब रिजोल्यूशन पास होगा। ओहो, अब समझ में आया, है ना। एक तो ये तरीका, तो भी रिजोल्यूशन पास हो गया, है ना। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। और सेकंड तरीका, ये पांचों तो लगेंगे ही सर, एंड इधर अगर 2 के बजाय 3 में वोट कर दिया तो कुल मिला के 8 वोट मिलेंगे, तो भी रिजोल्यूशन पास हो गया। ऐसा है क्या? देखो तो, सोचो बराबर, मैं जो लिख रहा हूं, है ना। और ये लिखने का तरीका इतना अल्टीमेट है ना, इससे पूरे फंडे ही क्लियर हो जाते हैं। शायद कुछ लोगों को तो मैं जो लिख रहा हूं उसके ऊपर से ही समझ में आ गया, है ना। और तीसरा तरीका, ये परमानेंट तो 5 लगेंगे, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 3 के बजाय 4 लोगों ने वोट कर दिया, है ना, तो कुल मिला के 9 वोट मिलेंगे रिजोल्यूशन के फेवर में। अब रिजोल्यूशन पास होगा क्या? जी हां सर, बिल्कुल पास होगा, है ना। उसके बाद में, और सर ये 5 के तो वोट मिलेंगे ही ना सर, ये तो परमानेंट है ना, रिजोल्यूशन पास करने के लिए ये तो मैंडेटरी है। और अगर 5 के मिल जावे तो कुल मिला के 10 लोगों का वोट मिलेगा। अब रिजोल्यूशन पास होगा क्या सर? जी हां, फिर भी रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। और आखिरी का, और ये 5 के वोट तो लगेंगे ही, और ये 6 में से 6 ने अगर वोट कर दिया तो 11 लोगों का हमको, है ना, वोट मिल जाएगा। ऐसा रहा तो चलेगा क्या सर? तो भी डिसीजन पास होगा क्या? जी हां, ऐसा रहा तो भी डिसीजन पास होगा। तो अब आप ही बताएं, सॉल्व कैसे करेंगे? नंबर ऑफ वेज। एक तो पहला तरीका, और या तो दूसरा, और या तो तीसरा, और या तो चौथा, और या तो पांचवा, है ना। ये ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज है। अब आप ही बताओ क्या करूं मैं? पहले रास्ते में है 5p5 एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 6p2 और यानी कि एडिशन। सेकेंड 5p5, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, मैंने p लिखा है, ये सिलेक्शन वाली बात है। मैं आपको बोला और मैं ही सॉल्व करते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। ये सिलेक्शन है, 5 में से 5 वोट सिलेक्ट होंगे, वोट अरेंज नहीं होंगे, है ना। तो ये 5 है ना, C5, 5 में से 5 सिलेक्ट होंगे, एंड यानी कि मल्टीप्लीकेशन, 6 में से कोई भी 2 लोग ही वोट करेंगे फेवर में, ठीक है। और यानी कि एडिशन, 5C5 एंड 6C3 और यानी कि एडिशन, 5C5। समझ में आ रहा है ना आपको, है ना। 5C5 एंड, है ना, ये और ये टेम्पररी, 6 में से 4 लोगों ने वोट किया, 6C4 प्लस 5C5 परमानेंट में से, एंड टेम्पररी में से, है ना, 5 लोगों ने वोट कर दिया, 5C5 ये परमानेंट में से, एंड 6C6। यहां अरेंजमेंट नहीं है, यहां हमको क्या करना है? सिलेक्ट करना है वोट। रिजोल्यूशन के फेवर में कितने वोट मिले, सिलेक्ट कितने हुए, है ना। वोटिंग का अरेंजमेंट नहीं है, वोट तो वोट है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने का है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं दोस्तों, है इसका सॉल्यूशन 5C5 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये एक्चुअली मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ना, 5C5 यानी कि 1 इंटू 6C2 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 - 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल। ये 1
6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 यानी कि 3 फैक्टोरियल, 5c5 यानी 1 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल, 5c5 यानी कि 1, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल, प्लस ये भी 1, 66 यानी ये भी 1। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 इंटू, इसको मैं लिख लेता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, प्लस 1 इंटू 6, 5, 4 और ये 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को 6 लिख देता हूं, इस 3 फैक्टोरियल को जैसा का वैसा रखता हूं, प्लस 1 इंटू 6, 5, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल यानी, है ना, 2 फैक्टोरियल यानी ही 2, प्लस 1 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1, प्लस 1 इंटू 1 यानी के 1। अब आगे बढ़ते हैं। जो जो कैंसल हो सकता है उसे कैंसल कर देते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं, मस्त जीते हैं मस्त रहते हैं। ये 2 इंटू 3 यानी कि 6, 2 इंटू 3 यानी कि 6। अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आ रहा है, एक स्टेप में यही लिखता हूं, ये 3 इंटू 5 इंटू 3 यानी 15, प्लस 5 इंटू 4 यानी कि 20, प्लस 5 इंटू 3 यानी कि 15, प्लस 6 प्लस 1, है ना। अल्टीमेटली आप ही मुझे बताए, जो आंसर है 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 1, अल्टीमेटली हमारा आंसर रहेगा, है ना, 57। अंगार क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम अच्छा, है ना। इनफैक्ट ये जो मैंने सॉल्व कर दिया, ये मैक्सिमम कैलकुलेशन है, ये कोई खास बात नहीं है। खास ये तो सब आप ही ने करना चाहिए। खास बात तो हमने जो देखी थी वो देखी थी इस चार्ट के अंदर, ये जब चार्ट बनाया था तब, और है ना, वो समझना कि ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये भी एकदम खास बात है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों खास आपके लिए, है ना। पिछला क्वेश्चन भी एकदम अंगार था, एकदम झकास, फर्स्ट क्लास, एक नंबर टकाटक था दोस्तों, है ना। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। व्हेन अ ग्रुप फोटो इज टेकन, जब एक ग्रुप फोटो लिया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। जैसे ही मैंने पढ़ा ना तो मुझे रिकॉल हो गया वो क्वेश्चन, है ना। बहुत ही मस्त शानदार क्वेश्चन है, अंगार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्या बोला हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, व्हेन ग्रुप फोटो इज टेकन ऑल द 7 टीचर्स शुड बी इन फर्स्ट रो, है ना। सारे के सारे 7 टीचर फर्स्ट रो में चाहिए। मैं थोड़ा सा यहां पे बना देता हूं, है ना। 7 टीचर फर्स्ट रो में है, तो ये मैं ले लेता हूं फर्स्ट रो, यहां पे, है ना। ये एक टीचर, ये दूसरा, है ना, दूसरा, ये तीसरा, है ना। ये इतना झंझट करने से अच्छा मैं सीधा 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 फटाफट ले लेता हूं। आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, मेरा तो ठीक है, मैं तो खाली पीली बैठा हूं। ये लीजिए क्वेश्चन, 7 टीचर है, 1 2 3 4 5
6 7, है ना। चलो ये 7 टीचर इसके अंदर है। मैं ये डॉट से ही समझा देता हूं, है ना। ड्रॉ वगैरह करने का हमारे पास में समय, मेरे पास में समय है, आप लोगों के पास में समय नहीं है। आपके समय की मैं बहुत कदर करता हूं, आपको तो पता है ना। अब देखो दोस्तों ध्यान से, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वापस पूरा कॉन्सेंट्रेट अच्छे से। व्हेन अ ग्रुप फोटो इज टेकन, all 7 teachers should be in first row and all 20 students, कितने? 20 बच्चे मन के सच्चे, है ना। एक से लेके तो मान लो कि यहां तक 20 है और मान लो कि यहां तक 20 है ना। ये 20 से कम भी रहेंगे, ज्यादा भी रहेंगे, मैं ये ज्यादा लोड नहीं ले रहा। 1 2 3 ऐसे ही मैंने निकाल लिए, ये काउंट मत करना। ये 20 से कम भी रह सकते, ज्यादा भी रह सकते हैं, है ना। ये मैंने सारे के सारे बच्चे लिख लिए यहां पे। अब देखो क्या बोला हुआ है, ऑल 20 स्टूडेंट्स आर इन सेकेंड रो इफ 2 corner of second row, अंगार 2 corner of second row are reserved for tallest student। ये जो है ना यहां टॉलेस्ट स्टूडेंट है, ये मैं निकाल लेता हूं। ये लो, ये आखिरी का जो बच्चा है ना, ये बहुत लंबा है। इधर भी आखिरी का बच्चा है ना। क्वेश्चन क्या है आप समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। वैसे आपको बोला है कि जो आखिरी के 2 कॉर्नर है, इन दोनों कॉर्नर के ऊपर जो बच्चे हैं एकदम बदमाश है ना, और वो बहुत लंबे हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है, चीजें समझो। एक ग्रुप फोटो ले रहे हैं, उस ग्रुप फोटो के अंदर 7 टीचर है, ये यहां बैठे हुए हैं 7, है ना, सारे के सारे पप्पल सिंह है ना, और 20 बच्चे हैं। ये 20 बच्चे हम लोगों ने लिख लिए, ये डॉट्स कम या ज्यादा रहे लेकिन बच्चे 20 ही है। और इसमें भी जो 2 कॉर्नर है उसके अंदर टॉलेस्ट बच्चे हैं, है ना, सबसे ज्यादा ऊंचे बच्चे, है ना। इंटरचेंजेबल ओनली बिटवीन देम, है ना। ये जो टॉलेस्ट बच्चे हैं ना, ये बच्चा इधर जा सकता है और ये बच्चा इधर आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये कैसे है, इंटरचेंजेबल है। एंड इफ मिडल सीट ऑफ फर्स्ट रो यानी कि टीचर्स की रो, और इसमें की ये जो मिडल सीट है ना, ये कमबख्त वाले है ना, कमबख्त वाले टीचर ने रिजर्व किया हुआ है। फर्स्ट रो इज रिजर्व्ड फॉर एचओडी। ये जो सीट है ना, इस सीट पे, ठीक है, एक पब्बल सिंह बैठा है ना, और ये पब्बल सिंह ने रिजर्व करके रखा हुआ है। ये जो मिडल सीट है इट इज रिजर्व्ड फॉर एचओडी, ठीक है, ये मिडल सीट एचओडी। हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल, यानी कि मुझे जो समझ में आ रहा है वो ऐसा है कि ये मिडल सीट फिक्स है, ये बिल्कुल भी मूव होने वाली नहीं है ना। तो ये जब भी हम अरेंजमेंट काउंट करेंगे तब इस सीट को हम यहां से मूव नहीं कर सकेंगे। ये तीनों मूव हो सकेंगे क्या सर? जी हां, ये तीनों मूव हो सकेंगे क्या? जी हां। अच्छा, इधर का बंदा इधर आ सकेगा क्या? जी हां। सर फिर ये 3 और 3 कुल मिला के 6 है और 6 आपस में मूव हो रहे हैं, लेकिन ये एचओडी यहां का यही है, ये कदापि मूव नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है ना। ऐसा ही है ना सर? जी हां, आप एकदम सही सोचे। और एक बात है इसमें, सर आपने बोला था 20 बच्चों में से 2 टॉलेस्ट बच्चे आपस में मूव हो सकते हैं, यानी कि ये टॉलेस्ट बच्चा इधर जा सकता और ये वाला टॉलेस्ट बच्चा इधर आ सकता, ये आपने अभी हमको बोला था, है ना। यानी कि ये जो 2 टॉलेस्ट बच्चे हैं ये बीच में कहीं नहीं आ सकते हैं, यही इसका मतलब है। और बीच में कितने बच्चे है कुल मिला के? अब 18। देखो सेकेंड लाइन में 20 बच्चे थे और 2 टॉलेस्ट बच्चों को छोड़ दिया, तो बीच में कितने बच्चे बचे? 18। अच्छा, ये 18 बच्चे आपस में अरेंज हो सकते क्या सर? जी हां। सिर्फ देखो 2 टॉलेस्ट बच्चे ही
है ना, आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, है ना, वो इधर 18 में अरेंज नहीं हो सकते, लेकिन ये 18 बच्चे आपस में अरेंज हो सकते हैं। वही तो हमको पूछा हुआ है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट में ये एक बच्चा इधर जाएगा तो भी वो एक सेपरेट अरेंजमेंट काउंट होगा। ये सारे के सारे अलग है, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है ना, और ये भी रिपीट नहीं हो रहे। ये टॉलेस्ट तरीके नहीं है, इसका फेस अलग है, ये इसका फेस अलग है, ये दोनों अपने आप में अलग है। सिर्फ कंडीशन ये है कि ये इधर और ये इधर, ये आपस में एक्सचेंज होंगे, ये बाकी जगह पे मूव नहीं होंगे। तो अब बताओ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था, है ना। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आपने एक बार समझने के बाद में खुद सॉल्व करके देखना चाहिए इसको, है ना। और वैसे भी मुझे पता है, मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है कि आप मेरे साथ में आप भी सारी चीजें लिख रहे हो, सारी चीजें सॉल्व कर रहे हो। मैथ्स इस सब्जेक्ट की डिमांड है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, है ना। तो ये मुझे आपके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पूरे प्रैक्टिस कर रहे हो। अब देखो इसमें नंबर ऑफ वेज निकालना है। बताओ ये 6 टीचर, ये एचओडी तो मूव नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये 6 टीचर आपस में मूव हो रहा है क्या? जी हां सर। यानी 6 लोग 6 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से मूव हो सकते हैं? 6p6, यानी कि 6 फैक्टोरियल। एंड ये एंड में अलग कलर से लिखता हूं ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, है ना। एंड अब सर ये 18 बच्चे आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल अरेंज हो सकते हैं। तो 18p18 यानी कि 18 फैक्टोरियल, है ना। एंड सर ये जो 2 लंबू है ये आपस में अरेंज हो सकते हैं क्या? जी हां, 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। यानी अल्टीमेटली इसका जो आंसर रहेगा, अब 18 फैक्टोरियल प्रैक्टिकली निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली हम जो इसका आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसा ही आंसर लिख के छोड़ देंगे। समझ में आया दोस्तों? एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, एक नंबर अंगार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मुझे समझाने में भी 4-5 मिनट का समय लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन एकदम अल्टीमेट है, मस्त है। और मुझे भी सेटिस्फेक्शन आ रहा है कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया। जितना अच्छे से मैं क्लास में एनवायरनमेंट बना के समझाता था, मैंने आज कोई कमी नहीं छोड़ा, उतने ही गहराइयों से समझाया। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों खास आप ही के लिए, है ना। 114 के बाद में 115, देयर आर 6 इंग्लिश। चलो देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। 6 इंग्लिश, ये मैं सॉल्यूशन लिख ले रहा हूं, और मैं क्वेश्चन पढ़ता भी हूं और साथ में लिखता भी हूं, है ना। हम आराम से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। यू नीड नॉट टू वरी, मैं हूं ना, है ना। अब देखो 6 इंग्लिश, इंग्लिश 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 और फाइनल इंग्लिश, है ना, इंग्लिश इंग्लिश। तो कुल मिला के 6 इंग्लिश, है ना, 4 संस्कृत, एस फॉर संस्कृत एंड एस फॉर, बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। हाँ, 4 संस्कृत और 5 हिंदी, एच 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 एच, है ना। तो समझो देयर आर 6 इंग्लिश, 6 इंग्लिश के बुक्स है, 4 संस्कृत के बुक्स है, 5 हिंदी के बुक्स है। एंड इन हाउ मेनी वेज कैन दे अरेंज, बताए इसको कितने नंबर ऑफ वेज से हम अरेंज करें, है ना, एक शेल्फ के ऊपर, सो एज टू कीप ऑल बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज टुगेदर। बहुत अंगार बात बोली।
ये सारे के सारे इंग्लिश वाले बुक्स एक साथ में। ये बात ध्यान रहे, मैंने ई लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेम बुक्स है। बुक्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं, लेकिन ये बुक 1 है इंग्लिश लैंग्वेज की, सेकंड वाला ई बुक 2 का है, यानी हर एक बुक अपने आप में अलग है, वो सेम नहीं है ना। संस्कृत की भी हर एक बुक, 4 संस्कृत के बुक है और चारों के चारों संस्कृत के बुक अपने आप में अलग है, वो कोई एक बुक नहीं है। और हिंदी के भी जो 5 बुक्स है वो अपने आप में अलग है, पांचों बुक्स अपने आप में अलग है ना। तो 4 संस्कृत के और 5 हिंदी के, ये सारे के सारे बुक्स अलग है, लेकिन क्वेश्चन ने हमको एक रिस्ट्रिक्शन डाला कि सेम लैंग्वेज के बुक शेल्फ के ऊपर वो लाइब्रेरी में अरेंज करते वक्त एक साथ ही में आने चाहिए, है ना। ये सारे के सारे बुक्स कैसे आने चाहिए, एक साथ में आने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करने का इसको। क्वेश्चन तो समझ में आया ना सर, थोड़ा थोड़ा तो हम सोच भी रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करने का, और मैं बता दूं आप एकदम सही सोच रहे हैं, है ना, आप गलत हो ही नहीं सकते। नंबर ऑफ वेज बताए दोस्तों, अंग्रेजी के, है ना, सारे बुक्स एक साथ में आएंगे, तो सर ये सारे के सारे बुक्स एक साथ में आएंगे तो इसको एक यूनिट बोले क्या सर, है ना, यही सोच रहे थे ना आप, एकदम सही, जी हाँ, क्योंकि तभी तो ये एक यूनिट रहेगा, तभी तो वो एक साथ में रहेंगे ना, नहीं तो वो तो संस्कृत का बुक बीच में आ सकता है करके उसको एक यूनिट बनाना जरूरी है। ये संस्कृत के बुक एक साथ में आएंगे तो इसको भी क्या बोल देंगे, एक यूनिट। हिंदी के बुक्स एक साथ में आएंगे तो इसको भी क्या बोल देंगे, है ना, ये बराबर जमा नहीं मेरा बॉक्स, हाँ, हिंदी के बुक्स एक साथ में आएंगे तो इसको भी क्या बोल देंगे, एक यूनिट। कुल मिला के कितने यूनिट्स है आप ही मुझे बताए, है ना, 3 यूनिट है, 3 प्लेस पे 3 यूनिट, कितने नंबर ऑफ वेज से अरेंज होंगे, 3p3। समझ में आ रहा है क्या, आया ना समझ में, यस बिल्कुल सही समझा सर, लेकिन ये कंप्लीट थोड़ी हुआ सर, एकदम सही। एंड मैं भी लिख रहा हूं एंड, ये इंग्लिश के अलग अलग बुक्स है, कुल मिला के 6 इंग्लिश के बुक्स है, 6 इंग्लिश के बुक्स 6 प्लेसेस पे कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे, 6p6। सर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, सही सोच रहे हैं आप, हिंदी के 4 बुक्स है, 4 प्लेसेस पे 4 बुक्स आपस में तो अरेंज होंगे ना, तो 4p4। एंड हिंदी के 5 बुक्स है ना, तो 5 प्लेसेस पे 5 बुक्स, है ना, कितने नंबर ऑफ वेज से आएंगे, 5p5, है ना। तो ये आंसर रहेगा 3 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, है ना। इसका आंसर मैं पूरा ही लिख देता हूं, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ये 720, ये 24 और ये 120, बहुत बड़ा नंबर रहेगा ये कैलकुलेटर, है ना। 6 इंटू 720 इंटू 24 इंटू 120 कितना आएगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 1,24,41,600। तो यही रहेगा हमारा आंसर, इतने वेज है दोस्तों। एकदम झकास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है, अंगार क्वेश्चन है, खास आपके लिए, है ना। ज्यादा देर नहीं है दोस्तों, देखो समय तो हो रहा है, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा लंबा खींचने वाला नहीं हूं दोस्तों आपको। लेकिन ये जो अगला प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, ये इतना आसान नहीं है, इसमें जान है, बहुत टफ है, बहुत अंगार है ना। लेकिन जहां तक मुझे याद है कुल मिला के 118 क्वेश्चन है, 116 पे तो पहुंच ही गए, 117, अरे 119 भी है, 120 भी है, कुल मिला के 120 क्वेश्चन है ना। तो अभी हमको और 5 क्वेश्चन करना है, आज का क्लास थोड़ा सा तो लंबा चलेगा,
है ना। 53 मिनट हो चुके हैं, समय भी काफी हो गया है, लेकिन ठीक है, एक आधे बार तो मेहनत करना ही पड़ता, और वो भी क्लास शुरू हो गई है, माहौल इतना जबरदस्त है, आप इतना अच्छे से सुन रहे हैं, तो मुझे भी तो बोलना पड़ेगा ही ना। चलो देखते हैं क्या बोला हुआ है इसमें। 6 पर्सन हैं, ABCDEF, कुल मिला के 6 लोग हैं। बहुत, यानी ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको क्या बताऊं मैं, इतना गहरा सोचना पड़ता है ना इसके अंदर, है ना। आपको ये क्वेश्चन मैंने समझाने के बावजूद हर एक को ऐसा लगेगा कि ये समझा ही नहीं है ना, तो आप 2-3 बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, है ना, तब जाके ध्यान में आएगा। एकदम लेवल का क्वेश्चन है, एकदम लेवल का, बहुत ही अंगार है ना। चलो दोस्तों, अरे बाप रे, आलस आ रहा है अब तो, बहुत सारा है। 5 क्वेश्चन और देखने हैं, और पांचों के पांचों रंगारंग क्वेश्चन है, एक से बढ़ के एक है, ठीक है। इसके बाद में मेरे ख्याल से 1-2 लेक्चर में ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसकी भी टेस्ट देना पड़ेगा। इसके आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, एक से बढ़ के एक डाउट आएगा आपको। और स्कैनर का कुछ मिले तो स्कैनर भी जरूर देखिएगा। अब स्कैनर के क्वेश्चन कहाँ से कैसे मिले मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। और स्टडी मटेरियल तो आपको पूरा सॉल्व करना है, और स्टडी मटेरियल इस चैप्टर का बता दूं, अंगार है, अंगार, एकदम लेवल के क्वेश्चन है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो आ जाते हैं, फटाक से समझते हैं क्या है ये क्वेश्चन। 6 लोग हैं, ABCDEF, ये 6 के 6 लोग बैठे हैं सर्कुलर टेबल में, है ना। सर ये तो सर्कुलर वाली बात आ गई सर, इसके अंदर तो -1 करना पड़ेगा ना सर। जी हां, आप बिल्कुल सही सोचे, है ना। सर्कुलर काफी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो वहां तो सर्कुलर की बात नहीं आ रही थी, करके हमने कोई क्वेश्चन में -1 नहीं किया, लेकिन यहां पे सर्कुलर की बात आ रही है, तो यहां पे -1 करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में किया था हमने, वो नेकलेस वाला क्वेश्चन जो था, 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल का फार्मूला लगाया था, है ना। ये सर्कुलर बोला है तो n-1 फैक्टोरियल। 6 लोग हैं, सर्कल में बैठे, तो 6-1 यानी 5 फैक्टोरियल। लेकिन आगे और बात बोली हुई है ना। इतना आसान नहीं है मेरा सफर, क्योंकि मैं पत्थर को मोम और मोम को पत्थर बनाना चाहता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, बताइए कितने तरीकों से होगा। इफ ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट। देखो हमको जो अरेंज करने हैं वो लोग कौन कौन से हैं, ABCDEF, कुल मिला के ये 6 लोग हैं जिनको अरेंज करने का है। अब बताइए ये अरेंजमेंट कितने तरीके से करे। इफ, है ना, पहला तरीका, ए मस्ट हैव आइदर बी, है ना, या ए मस्ट हैव, है ना, आइदर बी और सी ऑन हिज राइट। ए के राइट में एक तो बी रहेगा या तो सी रहेगा। क्वेश्चन ने बोला हुआ है, मैंने वही लिखा, ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट, एंड बी मस्ट ऑलवेज हैव, है ना। अब और भी कुछ बात बोली हुई है, या ऐसा भी अरेंजमेंट रह सकता है। देखो यहां मैं थोड़ी सी गैप क्रिएट करता हूं पर्पसफुली, और नंबरिंग नहीं देता हूं, अभी पहला नंबर दे देता हूं, इसके बाद में नहीं दूंगा। ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट, है ना, ये मैंने लिख लिया। एंड इसके बाद में बी मस्ट ऑलवेज हैव, बी के राइट में एक तो सी रहेगा, है ना, या तो बी के राइट में कौन रहेगा, डी, है ना। आइदर सी और डी
ऑन हिज राइट, है ना। मैं ये जो सेकंड वे छोड़ा था ना, इसी चीज को मैं समझ गया था, करके मैंने मिटा के सेकंड छोड़ दिया, है ना। ये आ गया थर्ड, और फोर्थ भी आएगा, है ना। फोर्थ क्या आएगा देखना, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा। ए मस्ट हैव आइदर बी और सी, है ना। ए के राइट में एक तो बी रहेगा, या ए के राइट में क्या रहेगा, सी रहेगा। ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट, एंड इसके बाद में बोला सी मस्ट हैव सी मस्ट, है ना, बी मस्ट हैव ऑलवेज हैव आइदर सी, बी के राइट में एक तो सी रहेगा, या बी के राइट में एक तो डी रहेगा। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला हुआ है? ए के राइट में एक तो बी या सी आएगा, और बी के राइट में सी या डी आएगा, है ना। तो ये ए बी सी आ गया, इन तीनों का आपको एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए के राइट में बी आएगा और बी के राइट में सी आएगा। इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया, ये एक यूनिट हो गया, कुल मिला के 6, तो ये 6 बचे हुए 3 प्लेसेस खाली छोड़ दिए। आया क्या समझ में, है ना। समझना क्या बोला हुआ है, कुल मिला के 6 अल्फाबेट है, ए के राइट में बी आएगा और बी के राइट में सी आएगा, है ना। तो 6 में से 3 तो फिक्स हो गए, ये बन गया एक यूनिट, तो इसको डब्बा बना दिया। और अब मेरे पास में कितने अल्फाबेट खाली है, 3, तो बचे हुए 3 के लिए 3 प्लेसेस ये अरेंज हो सकेंगे। या और ए के राइट में बी, अरे 3 तो ए के राइट में बी और बी के राइट में डी, आइदर सी और डी। बी के राइट में एक तो सी रहेगा या तो डी रहेगा, तो सी वाला एक किस्सा ले लिया था और डी वाला एक किस्सा ले लेते हैं, है ना। ए के राइट में बी रहेगा, बी के राइट में डी रहेगा, तो ये तीनों का वापस एक यूनिट। कितने बचे, 3 प्लेसेस, 3 अल्फाबेट 3 प्लेसेस। अरेंजमेंट तो हमको लेने का ही है, ये ऐसा होगा। और है ना, ए के राइट में आएगा, ये ए के राइट में आएगा सी, है ना। ए के राइट में सी जाएगा, और बी मस्ट हैव, देखो क्या बोला हुआ है, ए मस्ट ऑलवेज हैव आइदर बी और सी, है ना। तो ए के राइट में सी आ गया, और बी मस्ट ऑलवेज हैव, मैं ये ब्लू से लिखता हूं, बी मस्ट ऑलवेज हैव आइदर सी और डी, है ना। बी के राइट में क्या रह सकता है, एक तो सी या तो डी। सी तो अब बी के राइट में रह ही नहीं सकता, क्योंकि सी तो ऑलरेडी आ गया ए के राइट में, तो अब बी के राइट में क्या रहेगा, डी। देखो ए के राइट में सी रहेगा, है ना, ये एक यूनिट, यहां कुछ भी नहीं है, बी कहां रहेगा, कुछ भी नहीं, है ना। और दूसरी जगह बोला हुआ है कि बी के राइट में डी रहेगा, यानी ये एक यूनिट, है ना। देखो यहां हमने तीनों को साथ में क्यों लिया, क्योंकि ए के राइट में बीच रहेगा, बी के राइट में सीच रहेगा, तो ये हमेशा ए बी सीच रहेंगे, है ना। या यहां पे ए के राइट में बी रहेगा, बी के राइट में डी रहेगा, तो ये हमेशा ए बी डी ही रहेंगे साथ में, करके इनको एक यूनिट बनाया। यहां क्या बोला हुआ है, ए के राइट में सी रहेगा, आगे कुछ भी नहीं बोला हुआ है ना। तो ये ए के राइट में सी रहेगा, सी के राइट में थोड़ी कोई कंपल्शन है कि बी आना चाहिए, सी के राइट में कुछ भी आ सकता है ना, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता सी के राइट में, तो यहां कोई कंपल्शन नहीं है, तो ए और सी का ही कंपल्शन है, तो उसका ही एक यूनिट। और बी के राइट में डी आएगा, है ना। बी मस्ट ऑलवेज हैव आइदर सी और डी ऑन हिज राइट, तो सी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सी ऑलरेडी ए के बाजू में आ गया है, राइट में आ गया है ना। तो अब बी के बाजू में सिर्फ डी आएगा, और बी और डी का एक यूनिट। समझ में आया क्या, सी के राइट में भी कुछ भी आ सकता, डी के राइट में भी कुछ भी आ सकता, तो एक ये यूनिट, एक ये यूनिट, कुल मिला के हमारे पास ये 4 हो गए हैं, है ना। तो अब हमारे पास में 2 ही प्लेसेस बचे हैं, 4 ये और ये 2 6, कुल मिला के अल्फाबेट हमारे पास में 6 ही है। आया क्या समझ में ये बात अगर समझ में आ गई तो ये प्रॉब्लम आसान है, बस इतनी सी बात समझने का है। अब नंबर ऑफ वेज निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी है। नंबर ऑफ वेज, ये मैं दूसरा पेन ले लूं क्या, अलग कलर का। नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज खास नहीं है, खास तो यही था, है ना। ये एक यूनिट और ये 3 और 1 4 प्लेसेस पे 4 अल्फाबेट 4p4, है ना। सर ये आपस में भी तो अरेंज होंगे ना सर, आप एक यूनिट लेते तब आपस में अरेंज करते। अरे भाई वो बात कुछ अलग थी, यहां पे ये आपस में अरेंज होंगे ही नहीं। ये ए के राइट में बी रहेगा और बी के राइट में सी रहेगा, तो ये हमेशा ए बी सी ही रहेगा, बी ए सी बी सी ए, ऐसा ये कभी नहीं होगा।
यानी इनमें कभी भी अरेंजमेंट नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने बोला हुआ है कि ए के राइट में बी और बी के राइट में सी, है ना। तो ये आपस में इनके अरेंजमेंट आने वाले है नहीं। 4p4 है ना, एंड नहीं, ये एक तो ऐसा रास्ता रह सकता है, और यहां पे भी है ना 4p4, और ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, और ये दो, है ना। तो 1 2 3 4, यहां पे भी क्या आएगा 4p4, और यहां पे भी CA नहीं आ सकेगा क्योंकि AC जाएगा, DB नहीं आ सकेगा, BD आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है A के राइट में ही C रहेगा, C के राइट में A कभी नहीं रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है, हमने सिर्फ क्वेश्चन को फॉलो किया। B के राइट में ही D रहेगा, B मस्ट ऑलवेज हैव आइदर C और D ऑन हिज राइट, तो C आ नहीं सकता तो D चाहिए, यानी BD ही रहेगा, DB कभी भी रहने वाला नहीं है। समझ में आया क्या दोस्तों, है ना अंगार क्वेश्चन। तो ये 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और यानी एडिशन 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और यानी एडिशन ये 4p4 यानी कि 4 फैक्टोरियल। सर और क्यों लिखा सर, एंड क्यों नहीं लिखा? अरे भाई एक तो ऐसा अरेंजमेंट आएगा, और या है ना B के बाजू में C नहीं है तो B के बाजू में D रह सकता, और ऐसा अरेंजमेंट रह सकता, है ना। तो एक तो ऐसा चांस है, या तो ऐसा चांस है ना। तो 24 प्लस 24 प्लस 24 यानी कुल मिला के, है ना, एक मैंने गलती कर दिया इसके अंदर, ये 4p4 तो एकदम सही है ना, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अभी आप मुझे बोलोगे ये सब सीधे में है या सर्कुलर में है? सर्कुलर में है, यानी ये जो 4p4 यानी 4 फैक्टोरियल रहना चाहिए, लेकिन ये 4 - 1 फैक्टोरियल होगा क्योंकि ये सर्कुलर में है। ध्यान में आया क्या? और ये सेकंड भी 4 - 1 फैक्टोरियल रहेगा क्योंकि ये सर्कल में है। हम लोग इस चीज को भूल गए थे, हम लोग यानी मैं भूल गया था, है ना, आप लोग नहीं, आपने तो अभी पर, है ना। तो ये सर्कुलर है, तो सर्कुलर रहेगा तो -1 करना पड़ेगा, जो मैंने नहीं किया था। तो ये और ये 4 - 1 यानी अल्टीमेट आंसर ये क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यानी कितना 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कुल मिला के आंसर आ जाएगा 18 वेज, है ना। बहुत रंगारंग क्वेश्चन है ना, बहुत जबरदस्त। आप अगर खुद ड्रॉ करके भी देख लो ना तो बराबर 18 ही वे मिलेंगे। इन सारे कंडीशंस को कंप्लाई करके एक्चुअल में ABCD ऐसा ड्रॉ करके देखो तो कितने तरीकों से आप ड्रॉ कर पाओगे 18, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन था ये, बहुत मजा आया इसको करके मुझे भी, और आशा करता हूं आप लोगों को भी मजा आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, फटाफट 120 तक ही हम लोगों को करना है। 120 क्वेश्चन खत्म, हमारा किस्सा खत्म। चलो इन हाउ मेनी, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, आप आराम आराम से देखना, है ना। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 men and 4 women be sit at a circular table, है ना। बताए कितने नंबर ऑफ वेज से एक पार्टी ऑफ 4 men and 4 women, नहीं एक पार्टी नहीं, पार्टी में बैठे हुए 4 मेन और 4 वुमेन एक साथ में सर्कुलर टेबल पे, मैं सर्कल ले लेता हूं पहले, है ना। ये एक सर्कल है, इसमें बैठे हुए हैं 4 मेन एंड 4 वुमेन, सो दैट नो 2 वुमेन आर एडजेसेंट, कोई भी वुमेन आजू बाजू में रहने वाली नहीं है ना। तो हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, मेन 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 और मेन, ये हमने, है ना, 4 मेन के अरेंजमेंट कर दिया, और अब 4 वुमेन यहां पे अरेंज कर देते। हमने बराबर ऐसा अरेंजमेंट किया, है ना, कि कोई भी
वुमेन एडजेसेंट ना रहे, है ना, ये अरेंजमेंट कर लिया। तो अब बताए कितने नंबर ऑफ वे से इसमें अरेंजमेंट होंगे। देखो ये अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये एक लेवल के क्वेश्चन है। कभी भी ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं एकदम अच्छे से ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है ना, एक तरीका, अगर सर्कुलर परम्यूटेशन के अंदर हमको ऐसी सिचुएशन दिया हुआ है तो यहां तो सेम है, 4 मेन और 4 वुमेन, और 90% आपको ये सेम ही जाएंगे, आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, है ना। लेकिन अगर जो भी बड़ा रहा उसी में से -1, देखो सर्कुलर परम्यूटेशन में से -1 करना पड़ता है ना। तो ये -1 करना पड़ता, तो सर अब हम ये मेन में से -1 करें या वुमेन में से -1 करें, है ना। तो जो भी इसमें, क्योंकि उसमें एडिशनल कंडीशन है, ये मेन का अलग सर्कल बन रहा है, वुमेन का अलग सर्कल बन रहा है, ठीक है। इसमें ये इन चारों प्लेसेस पे ही वुमेन आ सकते हैं, ये वुमेन यहां पे, ये वुमेन यहां पे, ये कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं प्लेस पे, है ना, क्योंकि उसमें बोला हुआ है कि ये जो है मेन है ना, प्लेस चेंज भी हो सकती है इनकी, सारे के सारे वुमेन मेन के जगह पे भी जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है उसके अंदर कि कोई 2 वुमेन आजू बाजू में आनी नहीं चाहिए, आजू बाजू में 2 वुमेन के बीच में एक मेन आना चाहिए, है ना। इस तरह का क्वेश्चन आया और सर्कुलर परम्यूटेशन है, तो उस केस में आपको जो -1 करना पड़ता वो जो भी बड़ा रहेगा, है ना, यानी ज्यादा क्वांटिटी में रहेंगे। मेन अगर 5 रहते थे और वुमेन 4 रहते थे तो मेन -1 करते थे हम लोग, है ना। वुमेन 5 रहते थे, मेन 4 रहते थे तो वुमेन, है ना, तो वुमेन -1, यानी जो भी बड़ा है, मेन 5 रहते थे तो मेन -1, वुमेन 5 रहते थे तो वुमेन -1, दोनों सेम है तो काय में से भी माइनस किया तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ वेज, आप ही बताए नंबर ऑफ वेज कैसे आ जाएंगे, है ना। तो मेन 4 है तो 4 - 1 फैक्टोरियल, एंड वुमेन 4 है तो 4 फैक्टोरियल, है ना, 4p4 पूरा रहेगा उसका। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड यानी 4 फैक्टोरियल, और अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 24। मेरे ख्याल से इसका आंसर आते रहता 144 ना, कि कैलकुलेटर पे करके देख लूं, है ना। 24 × 6 144 एकदम सही है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस तरह का स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, है ना। आपको इसका लॉजिक थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और अगर हम मैन्युअली निकालने जाएंगे, आप ये 4 का नहीं 3-3 का कर दो और खुद मैन्युअली निकालो, तब आपको वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं सर ये ऐसा लॉजिक है ना। और वो वैसा करने के लिए आपको मैन्युअली निकालना पड़ेगा, उतने वे मिलेंगे, आप वैसे कितने भी अरेंजमेंट कर लो उतने ही रास्ते मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा यहां पे किस्सा खत्म 117वें क्वेश्चन का, है ना। अब है ना, अब है 118 103 क्वेश्चन और फटाफट निपटाने के हैं, और फिर हमारा किस्सा होता है ना खत्म। चलो, आउट ऑफ 4 जेंट्स and 6 ladies, a committee is to be formed. एक कमिटी फॉर्म करने का है, 4 जेंट्स और 6 लेडीज, है ना, कि फाइंड नंबर ऑफ वेज, बताए नंबर ऑफ वेज सच दैट कमिटी कंटेन 2 जेंट्स एंड एटलीस्ट नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल देन दैट ऑफ जेंट्स, है ना। चलो देख लेते हैं, ये कमिटी का क्वेश्चन है सर, ऐसे क्वेश्चन तो हमने पहले भी देखे हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक खासियत रहती है सॉल्व करने की, पता है ना, अपना चार्ट है ना, उससे सॉल्व करो ना तो एकदम ही बढ़िया। तो चलो देख लेते हैं, ये लिख लिए जेंट्स और ये लेडीज, कुल मिला के 4 जेंट्स है, कुल मिला के 6 लेडीज है, और कमिटी फॉर्म करने की है ना। कमिटी फॉर्म करने में हमें नंबर 1 क्या बोला हुआ है, कमिटी फॉर्म करते वक्त आपको ध्यान रखने का है ना, फाइंड नंबर ऑफ वेज
सच दैट कमिटी कंटेंट 2 जेंट्स, 2 जेंट्स तो रहने ही चाहिए कमिटी में, और लेडीज जो रहेगी वो जेंट्स से डबल रहेगी। तो 2 जेंट्स एंड लेडीज कितने रहेंगे? 4। ऐसे कुल मिला के 6 लोग कमिटी में हैं, और है ना एट लीस्ट डबल रहेंगी, डबल से ज्यादा भी लेडीज रह सकती है ना। तो मैं जेंट्स तो 2 ही लेता हूं और लेडीज 4 के जगह पे 5 ले लेता हूं। ऐसा चल सकेगा क्या? जी हां, क्योंकि क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में? लेडीज कम से कम जेंट्स से डबल चाहिए, उससे ज्यादा रही तो चलेगा, है ना। तो लेडीज कितनी है? डबल से ज्यादा है, तो फिर कतई दिक्कत नहीं है हमको। और हम ऐसा भी तो कर सकते ना सर, 6 लेडीज रख लो, 6 में से 6 पूरे लेडीज रख लो, तो 8 मेंबर आ रहे कमिटी में। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको कंडीशन क्या दिया हुआ है? लेडीज जेंट्स से डबल रहेंगी, है ना। 2 जेंट्स है तो है ना, लेडीज 4 भी रह सकते, 4 तो कम से कम चाहिए, 5 भी रह सकते और 6 भी रह सकते। और चौथा रास्ता, अब मैं जेंट्स को 3 ले लेता हूं, है ना, जेंट्स को लेता हूं मैं 3। अब आप मुझे बताएं, और लेडीज को ले लेता हूं मैं 6, यानी लेडीज बराबर डबल हो गई, है ना। ऐसे 9 लोग हो जाएंगे, चलेगा या नहीं? बोलो ना हाँ या ना। ना, ऐसा चलने वाला नहीं है सर। ऐसा क्यों सर? क्वेश्चन देखो ना दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? कमिटी कंटेन्स 2 जेंट्स। कमिटी में कितने जेंट्स रहने चाहिए? 2 ही जेंट्स रहने चाहिए। कमिटी में 2 से ज्यादा जेंट्स चल ही नहीं सकते। हमने जेंट्स कितने ले लिए थे? यहां पे 3, चलेगा ही नहीं। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि कमिटी में सिर्फ 2 ही जेंट्स रहने चाहिए, यानी बस यही 3 रास्ते हैं। अगर यही 3 रास्ते हैं सर, तो फटाफट हमको सॉल्व करके बताओ। बताता हूं ना दोस्तों, आपके लिए तो मैं हाजिर हूं बिल्कुल। नंबर ऑफ वेज 4C2, 4 में से 2 सिलेक्ट हो गए, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन 6C4, ये पहला रास्ता। और ये दूसरा रास्ता 4C2 एंड 6C5, 4C2 एंड 6C6। अब इसको सॉल्व कर लेते दोस्तों पूरा। 4C2 यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 5 यानी कि 1 फैक्टोरियल। अगेन ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2 फैक्टोरियल। 6C6 यानी कि 1। अल्टीमेटली 4 फैक्टोरियल 24, 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 और 2 इंटू 2 4। 6 फैक्टोरियल 720, ये 24 इंटू 2 प्लस ये 4 फैक्टोरियल 24 अपॉन 4 इंटू 6 फैक्टोरियल 720 अपॉन 120 प्लस 24 अपॉन 4। अल्टीमेटली ये आ जाएगा 6 इंटू, है ना, 720 डिवाइडेड बाय 48, तो ये आ गया 15 प्लस ये आ गया 6 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 120 यानी कि 6, 1272 प्लस ये 6, है ना, 15 सका 90, 7 36 प्लस 6, है ना, 6 प्लस 36 प्लस 90,
132 वेज। कुल मिला के जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 132 वेज। मस्त क्वेश्चन है ये, तो मैंने अभी जो समय लगाया हुआ है वो कैलकुलेशन पे। खास बात तो इसमें यहीं पे थी दोस्तों, हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल हाँ। ठीक है, 118 क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और अब जो बारी है वो है 119वें क्वेश्चन की, है ना? चलो देखते हैं 119वां क्वेश्चन, निपटते हैं। वारे वाह, क्या बात है। चलो देखते हैं 119वां क्वेश्चन, निपटते हैं। A bag contain mix of 8 1 rupee coin, है ना? ये मैं काम कर देता हूं, कॉइन ले लेता हूं, ये कॉइन को थोड़ा छोटा कर दो, डुप्लीकेट करो, है ना? ये 8 रुपी 1 कॉइन, ये बस ऐसे ही रहने दो। ये हम ये ₹1 का ले लेंगे, ये ले लेंगे 50 पैसे का, और एक लेना पड़ेगा, ये ले लेंगे 25 पैसे का। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये ₹1, ये 50 पैसे, और ये 25 पैसे, है ना? ये कितने कॉइन है हमारे पास में ₹1 के? 8। 50 पैसे के कितने कॉइन है हमारे पास में? 6। और 25 पैसे के जो कॉइन हैं वो कितने हैं? 4। इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन ऑफ 3 कॉइन्स कैन बी मेड सो दैट देयर इज 1 ऑफ ईच कॉइन। अच्छा, सिलेक्शन में देखो क्या बोला हुआ है कि पहली बात तो सिलेक्शन है, यानी कि अरेंजमेंट नहीं है, और दूसरी बात है ना, ये ₹1 के 8 कॉइन है, लेकिन मुझे कितना सिलेक्ट करने का है? एक ही, है ना? मैं इसके लिए ले लेता हूं ब्लू कलर, एक ही सिलेक्ट करने का है ना? एंड इन हाउ मेनी वेज, इसका भी मुझे कितना सिलेक्ट करना है? हर एक का एक कॉइन लगेगा मुझे, हर एक के 8 कॉइन है, लेकिन मुझे एक ही लगेगा इसमें। ईच कॉइन, हर एक का एक कॉइन लगेगा, यानी ₹1 वाला भी एक कॉइन लगेगा, 50 पैसे वाला भी एक कॉइन लगेगा, एंड 25 पैसे वाला भी एक कॉइन लगेगा, है ना? तो मैं बीच में और नहीं लिखूंगा, कोई भी ऐसा नहीं चलेगा कि ₹1 का मिल गया 50 पैसे का ना भी मिले तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ₹1 का भी कॉइन चाहिए मुझे, 50 पैसे वाला भी कॉइन चाहिए मुझे, और 25 पैसे वाला भी कॉइन चाहिए मुझे सारे कॉइन चाहिए, एक एक एक, है ना? तो एक इसका एंड एक इसका एंड एक इसका, यानी कि अब आप ही मुझे बताओगे दोस्तों नंबर ऑफ वेज। 8 में से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा, एंड 6 में से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा, एंड 4 में से कोई भी एक सिलेक्ट करूंगा। 8C1 का आंसर मेरे ख्याल से क्या आता है? 8 ही आता है ना? 6 4 8 से 4 48 इंटू 4, यानी कि आंसर रहेगा 192 वेज। भाई और बहनों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना? थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी एकदम अंगार है, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ के, है ना? आपको पता चलेगा किस तरह के बच्चे हैं। 3 बॉयज है ना?
ये B1, ये B1 है ना, ये B2 है ना, ये और इसका नाम X है, इसका नाम X है। 3 बॉयज है, B1, X और B2, ऐसे कुल मिला के 3 बॉयज है, ठीक है। सीट अराउंड अ टेबल, टेबल के आजू बाजू में बैठा हुआ है बच्चा, है ना। अमंग देम, इनमें से, इन तीनों में से ये जो X है ना बड़ा शाय है बच्चा, ये इसको आजू बाजू में अगर कोई लड़की बैठे तो कंफर्ट नहीं रहता, है ना। Among them, boy X does not want any girl neighbor, आजू बाजू में कोई लड़की नहीं रहनी चाहिए, इसका कंफर्ट जोन खत्म हो जाता है ना। और अब हमारे पास में 3 गर्ल्स है, उसमें से एक लड़की ऐसी है, एक लड़की थी दीवानी सी, है ना, मोहब्बतें। तो एक ये वाई नाम की लड़की ऐसी है कि उसको आजू बाजू में गर्ल नेबर ही चाहिए, बॉय नेबर रहा तो उसको, है ना, कंफर्ट नहीं रहता। ये हमारी कंडीशन है। अब हमको इनका अरेंजमेंट करने का है, टेबल के राउंड सर्कल में बैठे हुए हैं, है ना। तो अब इसके अरेंजमेंट कैसे करें? देखो एक बात तो बता दूं, ये एक्स और ये वाई तो बिल्कुल फिक्स है, ये तो मूव हो ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसको आजू बाजू में बॉयज ही चाहिए और इसको आजू बाजू में गर्ल्स ही चाहिए। यानी ये बॉय 1 और बॉय 2 इनकी भी पोजीशन फिक्स है, ये भी मूव नहीं हो सकते, है ना। क्यों? यानी मूव हो सकते, बॉय 2 इधर आ सकता है, ये बॉय 1 इधर जा सकता है, ये आपस में मूव हो सकते, लेकिन यहां पे कोई गर्ल्स नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया। उसी तरह से यहां ये गर्ल 1 और गर्ल 2 आपस में मूव हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहां कोई बॉयज नहीं आ सकते, क्योंकि ये वाई ने कंडीशन डाला हुआ है, ये लड़के ने बोला हुआ है कि आजू बाजू में मेरे को जी, है ना, दोनों गर्ल्स ही चाहिए। तो इसकी भी बड़ी कंडीशन है, इसकी भी बड़ी कंडीशन है। तो अब हमें जो चांस है मूवमेंट का वो सिर्फ और सिर्फ, है ना, सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि ये दोनों आपस में मूव हो सकते और ये दोनों आपस में मूव हो सकते, इसके अलावा और कोई चांस है ही नहीं। तो नंबर ऑफ वेज निकालने जाओगे तो बॉय 1 और बॉय 2 दो प्लेसेस है, 2 लोग है, एंड गर्ल 1 एंड गर्ल 2 2 गर्ल्स है और 2 प्लेसेस है। 2p2 यानी कि 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, अल्टीमेटली आंसर रहेगा 4 वेज। भाई और बहनों, है ना, आखिरी में पेशेंस थोड़ा खत्म हो गया होगा आपका, मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या था, आज टारगेट था कि कुछ भी करके ये खत्म करना ही था। तो ये मैंने पूरी तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म कर दिया। इसमें और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, 2 लेक्चर, लगभग 1 से 2 लेक्चर और लगेंगे, मुझे भी पता नहीं 1 लेक्चर लगता है या 2 लेक्चर लगते हैं, लेकिन और कुछ कंसेप्ट्स है ना, उसके लिए मैं और आगे लूंगा लेक्चर। और ये मैंने एक छोटा मोटा थोड़ा सा होमवर्क दिया है ना, तो ये सारे होमवर्क के प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है ना, बट जितने भी है ये सारे प्रॉब्लम आप करके आओगे, है ना, 144 तक है सिर्फ, तो ये सारे प्रॉब्लम आपको करने का है। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, है ना। और आज तो मैं खास करके आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने मुझे काफी देर तक झेला, कंसेप्ट भी बहुत अच्छे थे, प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे थे, और आपने भी मुझे बहुत अच्छे से झेला, है ना। मैंने भी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। थैंक यू, ठीक है।